प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म विद्याकुल एप्लीकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। क्या हाल चाल है बच्चों? श्रीनिवास चन्निवास जी हैं, MS धोनी जी भी आ गए। क्या बात है भाई, स्वागत करो MS धोनी जी का तालियों से। आज का मैच तो आपने बारिश करके रुकवा ही दिया। बारिश करवाने में किसका किसका हाथ है पहले बताओ। आज का बारिश करवाने में किसका किसका हाथ है? मेरा, सबका। आप लोग के बस में भाई, आपके क्या ही, बहुत बढ़िया। ये लाइन अच्छा था कि मेरा हाथ था। क्यों रुकवा दिए? इतने अच्छे छक्के चौके लगे थे। चलो जी बच्चों, आज हम लोग तुमुल कोलाहल कलह में जो एक बहुत शानदार रचना है तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये काफी चर्चित कवियों में से एक हैं। अक्सर प्रसाद जी के नाम से इनको जाना जाता है। अक्सर आप अगर अर्धनारीश्वर चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, मैं बताया हूं आपको, वहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी एक पंक्ति की चर्चा करते हैं कि कुछ कवि, जिसमें प्रेमचंद जी का नाम आता है, प्रसाद जी का नाम आता है, तो वही वो प्रसाद जी यही हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। चेहरा आप देख रहे हैं। अब इनका जन्म जो हुआ था बच्चों 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 1889। काहे नहीं लिख रहे हो भैया? लिखा हाँ, माघ शुक्ल दशमी में इनका 1889 को जन्म हुआ है। मृत्यु इनकी 1937 में 15 नवंबर 1937 को होती है। समझ में आ गया होगा सभी कोई। अब ये सब जो डेटा आप देखते हो ना, एक बार चैट सेक्शन में गलती से भी लिख दिया करो। इसे टाइप कर दोगे ना तो थोड़ा दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। यानी अगर परसों भूलने वाले हो तो 2-3 दिन और बढ़ जाएगा वो टाइम भूलने वाला। तो काम की चीज है ना, तो लिख दिया करिए कि 1889 में उनका जन्म हुआ। सॉरी। 1889 में जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, देहांत, शरीर का अंत हो जाता है। जन्म स्थान वाराणसी। आप अक्सर कवि देखिए, कवि मतलब वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ एक क्षेत्र विशेष होते हैं, लेकिन अक्सर कवि जो आपके सिलेबस के अंदर है वो उत्तर प्रदेश की माटी से है और कुछ बिहार की माटी से भी नाम है, धरोहर है वो। तो कवि का कोई विशेष माटी नहीं होता। कवि राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, वो अपने राष्ट्र के लिए जाने जाते हैं और संपूर्ण मानव समाज के लिए वो रचनाएं रचते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं। समझ रहे हो बच्चों? पिता के नाम था देवी प्रसाद साहू। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल बराबर पूछता है जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था। अब भैया इनके एक दादाजी भी थे, पितामह जी, है ना। अब सुंघनी साहू कहते थे उनको शायद। हाँ, मिल गया, सुंघनी साहू जी, सुंघनी साहू। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा अ पिंच ऑफ स्नफ, पढ़े हो ना, नानू काका वाला। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिना पढ़े आए होंगे। अनु सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब खाली केमिस्ट्री पढ़ के पास हुए हैं का? थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है, थोड़ा बहुत आता है, बहुत नहीं आता है, पर इतना चैप्टर का नाम तो जरूर याद है। हाँ, नानू काका जी का जो आप पढ़े हो, एक चुटकी सुंघनी। तो मैं सुंघनी इसलिए वो याद आ गया क्योंकि यहां पर जो शिवरतन साहू जी थे, जो इनके पितामह जी थे, हाँ, वो तंबाकू बनाते थे। क्या बनाते थे? तंबाकू। अब उनका नाम जो है लोगों ने रख दिया सुंघनी साहू। शिवरत्न साहू जी का नाम क्या हो गया? सुंघनी साहू नाम हो गया उनका। तो सुंघनी साहू कौन थे भैया? जयशंकर प्रसाद जी के पितामह जी थे, पितामह। अब देखिए, ये 8वीं तक पढ़े थे। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें, जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा की बात करें, 8वीं तक ये पढ़े थे। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा ये पढ़े थे। इनकी शिक्षा मतलब देखिए, लैंग्वेज देखिए इनका, संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े, इन सब शिक्षा घर पर लिए शिक्षकों के द्वारा। विशेष परिस्थिति की बात करिए, बहुत यहां से सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है। वो ये सवाल है कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो जाते हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का डेथ जब होता है
तो इनका उम्र कितना रहता है? 12 वर्ष। यानी 12 वर्ष की उम्र में ये पितृविहीन हो गए, मतलब पिताजी नहीं रहे। पितृविहीन हो जाना मतलब पिता की अनुपस्थिति हो गई, पिता का साया इनके सर से हट गया। 2 वर्ष बाद माता जी की भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 14 वर्ष की अवस्था जब आ रही होगी इनकी, तो इनकी माता जी का भी देहांत हो जाता है। परिवार में गृह कलह की स्थिति, और उस परिवार में तो कलह होना ही है जिस परिवार में कोई मेंटरशिप ना हो। माँ बाप जिस परिवार में ना रहें, कोई समझदार नहीं रह पाता है, रहते हैं तो लड़ने लगते हैं आपस में। समझ रहे हो सभी बच्चे? लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती। आज की परिस्थिति इतनी खराब बनी हुई है कि लोटा गिलास छीपा के लिए भाई भाई लड़ जा रहे हैं। 2 गोतनी लोग आपस में लड़ जा रही है। गोतनी समझते हो ना? हम गांव के बच्चे हैं बच्चों, लड़ जा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। घर में कलह की स्थिति आती है। अब सुन लीजिए, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई जी का नाम था शंभु रतन, उनकी डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हो जाती है, घर में संकट की स्थिति आ जाती है, और फिर घर की सारी जिम्मेवारियां, सारी उत्तरदायित्व, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रसाद जी के कंधे पर आ जाता है। सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ जाता है। साउंड का प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रहा है? सही में आप लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हेलो 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 सर, साउंड प्रॉब्लम। 1 सेकंड बच्चों रुक जाओ। अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो कुछ बच्चे कह रहे हैं आ रहा है आवाज, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रॉब्लम है। ऑल क्लियर? प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम, क्या हो गया? आवाज आ रही है उसमें? सही है। चैट तो कुछ बच्चे कह रहे हैं। हाँ, अब बता दीजिए तो अब तो क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे बता दो क्लियर 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 जी। चलिए, बहुत सुंदर, बढ़िया। तो आप समझ गए। उसके बाद इनके कंधों पे जिम्मेवारी आ जाती है। फिर अब देख लीजिए, हम लोग आगे चल लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं, यहां पर आगे देख लीजिए, रचनाओं की बात करते हैं। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना करते हैं। उसके बाद प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया। काल क्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, सारी रचनाएं संकलित रही। चित्राधार जो कि पहली संग्रह थी, और इनके भांजे का नाम क्या था? अंबिका प्रसाद। अब सुन लीजिए, इनके काव्य का जो संग्रह था जिसका नाम था झरना, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी। आंसू काव्य है, आंसू क्या है? काव्य है, 1925 में प्रकाशित हुई। लहर काव्य संग्रह है, 1933 में प्रकाशित हुई। तो बच्चों, ये सब डेटा जो आप देख रहे हो ना, ये याद कर लो, अथवा इतना प्रैक्टिस कर लो कि भूल नहीं पाओगे, है ना। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका बस एक ही रास्ता है, आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, वैसे आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद सुन लीजिए, महाराणा जी का महत्व लिखते हैं, करुणालय लिखते हैं, प्रेम पथिक लिखते हैं, कामायनी जो कि एक प्रबंध काव्य है। अब ये भी सवाल आएगा, वैसे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको प्रगीत एवं समाज, तो उसमें आपको प्रबंध काव्य के बारे में बताऊंगा। कामायनी, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि कामायनी क्या है? प्रबंध काव्य है। कामायनी क्या है बच्चों? प्रबंध काव्य है। आया समझ में? कामायनी क्या है? प्रबंध काव्य है। और आज जो आप ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, वो इसी का एक हिस्सा है। नाटक की बात करें, कल्याणी परिणय नाटक है जो 1912 में प्रकाशित हुई। प्रायश्चित 1914 में, राज्यश्री 1915 में, विशाख 1929 में, कामना 1927, जन्मे जय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1926, एक घूंट 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव सामनी 1933। अब सवाल यहां से कई बार पता है कैसे पूछता है, ध्रुव स्वामिनी किनकी रचना है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ध्रुव स्वामिनी को स्टार कर रहा हूं। ध्रुव स्वामिनी इन्हीं की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की, 1933 में प्रकाशित होती है, और यह एक प्रकार का नाटक है। छाया जो कि कथा संग्रह है,
प्रतिध्वनि कथा संग्रह है, इंद्रजाल कथा संग्रह है। ये 1912 में प्रकाशित हुई, 31 में हुई, 36 में हुई। उसके बाद उपन्यास कंकाल, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंकाल की विधा क्या है, तो क्या कहिएगा, क्या कहोगे, क्या कहिएगा बच्चों? कंकाल जो है उपन्यास है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई है। उपन्यास की बात करें कंकाल, उसके बाद तितली, इरावती, ये सब उपन्यास है। ये तीनों याद रखना, कंकाल की विधा उपन्यास है, तितली उपन्यास है, इरावती उपन्यास है। इरावती जो कि अभी तक इनकम्प्लीटेड है, जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल का 7वां आवर्त अपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार से इरावती रचना अभी अपूर्ण है। 1940 की रचना, तितली 1934 की, कंकाल 1929 की। अब आपको मैं एक लाइन महत्वपूर्ण दिखाता हूं, बाकी तो चीजें पढ़ने की चीजें, आप ये सब पढ़ सकते हैं। जो विशेष आभार मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। यानी कि आप ये जो चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर के अंदर आपको श्रद्धा और मनु की वार्तालाप दिखेगी, विशेष करके श्रद्धा की बातें दिखेगी। श्रद्धा जो कि स्वयं कामायनी है, श्रद्धा जो हृदय की बात करती है, और मनु जो मन, तो वो अपनी बातें कहेगी, अपनी विचारधाराएं रखेंगी। अब मजा आ जाएगा। आप सुनिए क्या लिखा जा रहा है। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश, एक छोटा सा हिस्सा है, अंश है, जिसमें महाकाव्य की नायिका, यानी कामायनी की जो नायिका है वो कौन है? श्रद्धा, जो स्वयं कामायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। जब देखती है कि मनु मूर्छित पड़े हुए हैं, आकर के स्पर्श करती है, जगते हैं, फिर वो अपनी बातें कहने लगती है। श्रद्धा हृदय की बात करने लगती है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा जो है, जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है, जो हृदय की बात आ गई। जो श्रद्धा जो है विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। श्रद्धा जो हृदय की बात करती है, मनु अर्थात मन को सारी बातें बताती है। तो कवि का परिचय बच्चों यहां पर समाप्त होता है। कवि का परिचय यहां पर क्या होता है बच्चों? समाप्त होता है। जैसे हम लोग एक कवि का सेशन पढ़ रहे हैं और फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, वैसे आज का ये सेशन समाप्त होता है। फिर अगली क्लासेस में हम लोग इन चैप्टर को समझ लेंगे। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ अगले सेशन में। तब तक आप खूब रिवीजन करिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। हिंदी का लोड मत लीजिए, हिंदी बहुत आसान विषय है। बस लिखने की आदत डालिए, लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ लिए हो, काफ़ी चैप्टर के बारे में जानते भी हो, जानते हो ना जी। गुड नाइट बच्चों, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सभी कोई।